नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला और मेहरबान है। मैं हफ्तावार जो तालीमी सेशन है उसका आगाज़ करने के लिए मैं तिलावत कलाम पाक के लिए मोहम्मद उस्मान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तिलावत कलाम पाक के बाद हम इस तालीमी सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं जिसमें स्पीकर हैं जनाब मोहम्मद इमरान गाज़ी साहब। टॉपिक है स्कोप ऑफ AI इन लीगल जूरिस्प्रूडेंस और इसमें फर्दर मुख्तलिफ़ टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। इसमें जनाब मोहम्मद इमरान गाज़ी साहब AI का इस्तेमाल और उसके जो एक वकील को या एक टैक्स कंसल्टेंट को जो भी उसकी प्रैक्टिस में फ़वाइद हो सकते हैं या उसके जो नुकसानात हो सकते हैं उस पर रोशनी डालेंगे। तो जनाब मोहम्मद इमरान गाज़ी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से मैं इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने AI एंड लीगल जूरिस्प्रूडेंस इसका स्कोप और इसका इस्तेमाल इसके ऊपर मुझे कहा गया जी कि आप इस पर लेक्चर दें और हमारे जो मेम्बरान हैं ख़ास तौर के हमारे नौजवान जो वकला हैं उनको AI के मतलब जो शक व बहाम और जो एक उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हमारे सामने आ रहे हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसके मतलब एक लेक्चर देने को कहा गया जी कि इनको भी हम ज़रा देखेंगे और फिर AI को हम देखेंगे जी कि क्या हमारे लाइफ में इस्तेमाल हो सकती है, ख़ास तौर पर वकला के लिए इसका क्या स्कोप है। अब AI के बारे में हमारा कंसेप्ट सबसे पहले तो हमने ये क्लियर करना है क्या AI क्या वकला को रिप्रोड्यूस करेगा, रब AI हमें असिस्ट करेगा। सबसे पहले तो हमने ये चीज़ को क्लियर करना है। जब तक हमें ये बात क्लियर नहीं होती तो हमारे लिए आगे चलना मुश्किल है। हमारे जो तनकीद जिनकी तरफ से आ रही है AI के ऊपर, उनकी तरफ से जो मैं समझाऊँ कि वो इस AI को एज ए मेंटोर समझ रहे हैं कि वो हमारा AI मेंटोर है, ये हमारे लिए काम करेगा, ये हमें सिखाएगा और ये हमें सारे काम करके देगा। यही कंसेप्ट जो है इसको आज हमने जो लेक्चर रखा है इसी कंसेप्ट को ही हमने ख़त्म करना है कि ये काम AI का नहीं है। AI का काम है को पायलट का, आपके असिस्टेंट के तौर पर उसने काम करना है। ऐसा असिस्टेंट जिसके पास दुनिया जहाँ का नॉलेज मौजूद है और उसमें भी थोड़ा सा एक नॉलेज की भी कट डेट है।
ऐसा नहीं है कि अप टू दिस टाइम उसके पास सारा नॉलेज है। जितने भी मॉडल मौजूद हैं, मॉडल्स एक कट डेट देते हैं जी कि इसके पास आज का जो हमारा लेटेस्ट मॉडल है ये इसके पास जो नॉलेज है एआई का वो दिसंबर 2025 तक का है। मींस के दिसंबर 2025 के जितने भी इवेंट्स हैं उसका उसके पास नॉलेज नहीं होगा। दूसरा, एआई को हम समझते हैं कि जी कि गूगल की तरह काम करता है, ऐसा नहीं है। ये गूगल की तरह काम नहीं करता, ये गूगल नहीं है, बल्कि ये ऑगमेंटन एक सॉफ्ट टूल है। इसका काम टेक्स्ट को प्रोड्यूस करना है। ये आपस में अल्फाज मिलाएगा और अल्फाजों से मिलाते मिलाते उसने ऐसे फ़िक्रे बना देने हैं जो कि आप समझते हैं जी कि इंतहाई खूबसूरत, अंग्रेज़ी में इंतहाई महारत, और जो आपने उसको टून इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है उसके मुताबिक एक बहुत ही अच्छे तर्ज पर आपका प्रेजेंटेशन, एक लेटर बना दिया, ना आपको रिट बना दी, ना आपको अगर कोई नोटिस का जवाब तैयार करना है तो वो बना देगा। लेकिन उसको हमने सेव इस्तेमाल कैसे करना है वो आज देखेंगे कि क्या जुडिशरी के अंदर इसका इस्तेमाल हो सकता है, क्या जुरिस्प्रूडेंस में इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसके ऊपर आज हमारी बहस है। इसके ऊपर पूरी दुनिया में एक दो तरफा बात चल रही है। कुछ लोग एआई के हक में हैं, कुछ लोग एआई के नेगेटिव हैं। सबसे पहले जी सर, डिफरेंस जो आपने कहा कि गूगल में और इसमें डिफरेंस क्या? गूगल को भी हम कहते हैं कि व्हाट इज से एमटीबीए, तो वो हमें उसमें एमटीबीए के ऊपर वो ले जाता है और वो सारा, वो बेसिकली गूगल नहीं काम कर रहा, उसके पीछे जेमिनी काम कर रहा है। लेकिन गूगल जो है वो वेबसाइट्स को सर्च करके आपको बताएगा जी कि वेबसाइट है, वो खुद से कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा। वो सर्च इंजन है। शुरू में देखें, मलक साहब को भी इस बारे में पता है, मलक रफ़ीक साहब ने बिल्कुल बड़ी प्यारी बात की है कि गूगल जो काम करता है उसके अंदर दुनिया की जितनी वेबसाइट्स मौजूद हैं उन वेबसाइट्स को जब आप सर्च करते हैं तो रेलिवेंट जहाँ अल्फाज इस्तेमाल हो जाते हैं वो वेबसाइट्स, वो शुरू में आपसे पूछता है कि क्या मेरा एआई मॉड्यूल गूगल के अंदर काम करे या ना करे। तो गूगल आपसे ऑप्शन लेता है। गूगल खुद सर्विस नहीं दे रहा। गूगल नीचे थोड़ा सा आपको 10-15 लाइनों में बताएगा एआई की तरह। नीचे वेबसाइट सारी की सारी उसकी जिन जिन वेबसाइट्स में वो रेलिवेंट होगा डाटा वो आपको वो रेफ़र कर देगा जी उस वेबसाइट पे जाएं, वहाँ जाके समझें, मेरा काम नहीं है। शुरू में हाँ, अगर आपने उसमें जेमिनी का उसका एक मॉड्यूल है, ये उसका भी एक ChatGPT की तरह एक LLM सॉफ्टवेयर है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसका भी मौजूद है, तो उसको भी उसने इंटीग्रेट कर दिया गूगल में। लेकिन वो पीछे LLM वहीं का इस्तेमाल हो रहा है, जेमिनी का। तो AI इज़ अ टूल नॉट एन ओरेकल। ये सबसे पहले हमारा ये हेडिंग है। और इसमें ऐसे समझेगा कि जैसे हथौड़ा होता है, हैमर होता है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि आपने हर जगह आपके हाथ में हथौड़ा आ गया और आपके पास कोई काम मरम्मत होने के लिए आया है तो शुरू हो जाओ, जहाँ दिल करे मार दो, कहीं ना कहीं तो लगेगा तो फिट हो जाएगा और काम मशीनरी सही हो जाएगी। या गाड़ी का इंजन है वो ख़राब है तो वो अपने आप चल पड़ेगा। इसके लिए बड़ा प्रिसाइज होकर जो मैकेनिक होता है वो गाड़ी के इंजन की आवाज़ से उस जगह पर जाकर उसने हिट करना होता है हथौड़े से, हैमर से, जहाँ से जाकर गाड़ी का जो मसला है वो उसका फॉल्ट है दूर हो जाए। इसी तरह AI है, ये हमने उसको बताना है जी कि हमारा मकसद पर्पज़ क्या है आज का और हमने इस पर्पज़ को कैसे हल करना है। ये आपने सिखाना है, आपने बताना है। उसको ओपन नहीं कर देना जी कि ये नोटिस है मुझे रिप्लाई बना दो। ऐसा यही हम गलती करते हैं। मुझे कई लोगों ने कहा है जी कि AI से तो इंतहाई फजूल चीज़ है, हम पूछते कुछ हैं जवाब कुछ आता है। और इवन के एक जगह पर मैं लेके भी आया हूँ, जज साहब के किसी फैसले में लिखा हुआ है कि क्लीन हैंड की बात हुई है कि जी कि मैं क्लीन हैंड हूँ। तो आगे जब उन्होंने AI से फ़ैसला लिखवाया, अब रे मुझे नहीं पता कि एक्चुअल, मैं इसका डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, इसकी मुझे पूरी कॉपी नहीं आई, सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, किसी ने मजाक मेरे बना दी है। लेकिन हो ऐसे ही रहा है। यूरोप में कई लोगों के लाइसेंस कैंसिल हो गए इसी बात पर कि AI का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है। और गलत इस्तेमाल करने पर ये कहा जा रहा है जी कि इट इज़ vehemently and specifically denied that the complainant has not approached this honorable commission with clean hands.
it is submitted that complainant clean his hands with Dettol hand wash, which kills 99.9% bacteria, and further use sanitizer for extra cleaning of hands, and even have apply moisturizer in hands after every wash. Hence, it is wrong to say that complainant had not approached this honorable court with clean hands. तो देखिए आप AI को जब आप ओपन कर देंगे तो AI के आपको इस्तेमाल करना नहीं आएगा, तो फिर ये ऐसे ही होगा जैसे आप अपने किसी बच्चे को कहें जा रे 100 रुपये ले मौज कर, फिर वो उसका जो दिल करेगा वो खाएगा पिएगा, शाम को आके रिपोर्ट करेगा जी कि मैं खर्च कर आया हूँ। लेकिन अगर आप तो भी स्पेसिफिक उसको बताएंगे बेटा रे 100 रुपये लो और इससे आपने फलां चीज़ खरीदनी है, फलां चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना है और कैसे लेके आपने उससे बेनिफिट कैसे लेना है, तो वो आपका जो टास्क है ऑब्जेक्ट है, तो फिर वो ऐसे ही पूरा होगा। दूसरा है जी कि आप इस पर ट्रस्ट करें, लेकिन जो भी इसका रिज़ल्ट आएगा उसको वेरीफाई करना है। आपने उसे कोई काम कहा है जी कि मेरे लिए ये काम करें, और AI ने अगर LLM ने वो काम कर दिया है तो वो आपने उससे बगैर अगर उसने कोई चीज़ रेफ़र कर दी है तो उसका सोर्स कोड देखे, उसका ओरिजिनल लॉ देखे, जजमेंट देखे बगैर आपने गलती नहीं करनी कि आप उसको एज सच अपने जवाब का हिस्सा बनाकर, अपने प्लेंट का हिस्सा बनाकर कोर्ट में जमा करा दें। इस पर लाइसेंस कैंसिल हुए हैं। और तीसरा हमारा सबसे जो मेन प्रिंसिपल है जिस पे हम आज का सारा टॉपिक हमारा बेस करता है, वो है कि हमारा गोल है ऑगमेंटेशन नॉट रिप्लेसमेंट। वी आर नॉट ट्रेनिंग AI टू रिप्लेस लॉयर्स। लॉयर्स को अब रिप्लेस करने के लिए कोई ट्रेनिंग आज की मुनक़द नहीं की गई। आज का जो हमारा पर्पज़ है वो आज रही है कि वी आर ट्रेनिंग लॉयर्स टू यूज़ AI सो इफेक्टिवली दैट दे बिकम ड्रामेटिकली मोर कैपेबल देन लॉयर्स हु डू नॉट। ये फ्यूचर है आपका। जो लोग आज क्लियर बात कर रहा हूँ AI को इस्तेमाल करेंगे वो फ्यूचर में सक्सेसफुल होंगे। जो AI को रातों इस्तेमाल कर रहे हैं तो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो दोनों ही फ्यूचर में सक्सेस नहीं पा सकेंगे। और इसका जो पर्पज़ है, मीनिंग जो दिया हुआ है सबसे अहम है। पर्पज़ ये है कि जी AI ट्रेनिंग से आपको इम्प्रूव की जा रही है स्पीड। जो काम आपका 10 घंटे में था वो अब आपका आधे घंटे में हो रहा है। आधे घंटे वाला काम आपका 1 मिनट में आ गया है। ईमेल में आपका जो LLM है AI है वो इंटीग्रेट हो गया है। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब में आपका जितना भी काम आपका हो रहा है AI का वो सब इंटीग्रेट हो गया है। तो इससे जब हर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट हो गया तो आपने सब बटन दबाने हैं और आपके काम वहाँ पर फौरी हो जाने हैं। और उसके बाद क्लैरिटी है, स्ट्रक्चर है, प्रोडक्टिविटी ऑफ लॉयर्स है एंड टैक्स कंसल्टेंट्स। AI शुड मेक द प्रोफेशनल स्ट्रॉन्गर नॉट केयरलेस। बस आपने इसको एज ए प्रोफेशनल स्ट्रॉन्गर इस्तेमाल करना है और केयरलेस होकर इस्तेमाल नहीं करना। और ये मैंने बातें बताई थी कि जी आपका जो माइंडसेट होगा AI को आपने एज ए जूनियर असिस्टेंट इस्तेमाल करना है। AI को ये नहीं समझना है कि जी ही इज़ कैपेबल। अगर आपको कुछ काम नहीं आता तो AI को भी वो काम नहीं कहना। पहले आपने आज का जो हमारी मिथ है, आज का जो ट्रेनिंग का ऑब्जेक्ट है वो रही है कि जी जो काम भी है पहले आपने खुद सीखना है। केस लॉ आपको खुद पता हो, उसको नहीं पता कहना कि जी AI से कि केस लॉ ढूंढ के मुझे दो। अगर उसका क्या भी दिया आपने ढूंढने का तो फिर भी आपने उस केस लॉ को मुकम्मल पढ़ना है। इस पर उसके ऊपर हम बात करेंगे। AI का काम बेसिकली कहानी जोड़ना है, कहानी बनाना है। जैसे हमारे माजी में कुछ लोग मशहूर होते थे कहानीबाज, वो 100 घंटे मजमे को बैठा कर कहानियाँ अपनी तरफ से फ़ौरन माइंड में लेके आते थे और अल्फाजों से एक कहानी बना देते थे। जैसे अलिफ लैला की कहानी आ गई और चलती गई। इस तरह किस्सा गो लोग मशहूर थे। ये ऐसे ही उसी टाइप का ही AI का LLM मॉडल्स हैं जो इस वक्त हमारी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं कि ये खुद ऐसे कहानी बना देगा जो आप बिलीव करेंगे यार इससे अथेंटिक बात दुनिया में हो ही नहीं सकती जो इसने बात कर दी है। ये आपके बिलीव पर खेलता है। इस बिलीव को आपने बताना है जी कि आपने इसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि अपनी तौर पर वो ऐसा कोई काम ना करे जो आप जब जज साहब के आगे जाएं
किसी भी फील्ड में, मिसाल के तौर पर मेडिसिन में AI इस्तेमाल हो रहा है, किसी भी बच्चे अब तो अपने सिलेबस होमवर्क AI से इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी ज़रूरत बन गया है। तो अब आपने AI को इस्तेमाल करना जो आज आपने सीखना है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो आगे हम इसी को ही देखेंगे। और AI हमारा क्या इस्तेमाल होगा लॉ में, कि हम इसे कह सकते हैं फॉर स्ट्रक्चर आइडियाज़ समरीज एंड ड्राफ्ट्स, वेरीफाई ऑल लीगल रेफरेंसेस फ्राम प्राइमरी सोर्सेज, डो नॉट अपलोड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अनलेस यू अंडरस्टैंड प्राइवेसी रिस्क। अगर आपका कोई क्लाइंट जिसका डाटा आप इसको दे रहे हैं और आप फ्री का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ट्रेनिंग का हिस्सा बन जाएगा, और ट्रेनिंग का हिस्सा जब बनेगा तो जब कोई दूसरा शख्स उसके मतलब सवाल करेगा, चाहे उसकी क्यूरी अपने रेलिवेंट होगी, लेकिन वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स को भी वहाँ पर उसके कॉन्टेक्स्ट को ट्रेनिंग का पार्ट बनाकर दूसरे शख्स को भी शो कर देगा जी कि इस तरह भी दुनिया में हो रहा है। और यूज़ क्लियर प्रॉम्प्ट्स। अब प्रॉम्प्ट्स क्या चीज़ है? प्रॉम्प्ट्स इंस्ट्रक्शंस हैं, क्लियर फैक्ट्स एंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस। सबसे आखिरी जो हमारी लाइन है, हमारा आज का टॉपिक का ही निचोड़ है, इसी के ऊपर हमारा कोर है, और आज हमने इसी को ही बेस करना है कि प्रॉम्प्ट आपका क्लियर हो, आपके फैक्ट्स क्लियर हो और इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो। तो AI से अच्छी दुनिया में नेमत नहीं है। 5 मिनट में मैंने 10 सफ़े का रिबटल बनवाया है FTO साहब को, कल रात को ही बैठ कर, और एक एक पैरा मैंने पढ़ा है तो ऐसे ही समझ रहे थे कि जैसे उसने पूरी की पूरी अपनी जान डाल दी है कि अगर महकमा भी पढ़ेगा ना, महकमे का जवाब का जो एक एक बात का उसने आंसर दिया है पढ़ने के लायक है। लेकिन उसके लिए इंस्ट्रक्शंस, आपका प्रॉम्प्ट स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपका प्रॉम्प्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको नहीं पता कि मैंने क्या लिखना है, उसके लिए हो सकता है कि जी कि आपको 2 सफ़े का प्रॉम्प्ट लिखना पड़ जाए। ये नहीं कह देना जी कि अरे मेरा FTO साहब का मुझे जवाब आया, पैरावाइज कमेंट्स आ गए डिपार्टमेंट से, इसका जवाब बना दो। अगर आपने इतना लिख दिया ना कि जी कि मुझे जवाब बना दो, फिर तो उसकी मर्ज़ी है कि वो दुनिया की कहीं से कहीं की बात भी उठा के इसमें डाल दे। फिर क्लीन हैंड वाला काम होगा। फिर आखिर में क्या होगा कि फिर आपने इसको पढ़ना है। कोशिश करें लॉ के अंदर उसको केस लॉ रिस्ट्रिक्ट कर दें जी कि आपने कोई केस लॉ अपनी तरफ से नहीं डालना। प्रॉम्प्ट आगे आ रहा है सर, चलते हैं अब आगे। ये तो अभी मैंने शुरू में बताया कि है क्या चीज़। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, पहले तो हम प्रॉम्प्ट से पहले नहीं समझेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कॉमनली कॉल्ड AI, इसको हम AI भी बोलते हैं, और मींस कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन परफॉर्म टास्क विच नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसे मसनूई जहानत, जैसे एक इंसान कोई काम करने के लिए उसके 5 सेंसेस इस्तेमाल करता है, इसी तरह कंप्यूटर को भी ये काम उन्हीं सेंसेस के साथ, जहानत के साथ अगर इस्तेमाल करना हम एक समझा दें, करा दें, तो वो उसको हम AI कहेंगे। AI एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह एक इंसान पढ़ सकता है, सोच सकता है, डिसीजन कर सकता है, इसी तरह AI भी रीड कर सकता है, समराइज़ कर सकता है, क्वेश्चंस का आंसर कर सकता है, लेटर्स बना सकता है, क्लासीफाई कर सकता है डॉक्यूमेंट्स को, ट्रांसलेट लैंग्वेज कर सकता है, आइडेंटिफाई पैटर्न्स कर सकता है, जनरेट आर्गूमेंट्स एंड प्रिपेयर आउटलाइंस। सबसे पहले जो मैंने MSc कंप्यूटर साइंस किया है, मैं थोड़ा सा उस हवाले से बात करूँगा कि AI कैसे काम करता है। इसको डाटे को पहले ट्रेन किया जाता है। सबसे पहले तस्वीर दी जाती है एक बिल्ली की, उसे पूछा है कि ये कौन सा जानवर है। अब वो बिल्ली से मिलते जुलते 100 जानवर होंगे, अब उसको नहीं पता। अब एक एक तस्वीर दे देने से मैं कहूँ जी बिल्ली की तस्वीर है, कुत्ते की तस्वीर है, घोड़े की तस्वीर है, खिचर की है, अरे खरगोश की तस्वीर है, एक एक तस्वीर डाल दूंगा तो वो मिक्स कर देगा सारे जानवरों को। बाकायदा बिल्ली की हज़ारों किस्म की तस्वीरें, फिर रंगों की तस्वीरें उसको दी गई हैं, फिर उसकी नस्लों की तस्वीरें उसको ट्रेन कराया गया है कि रे इस नस्ल का जो कैट है इस नस्ल की है। अब अगर आप किसी चैट GPT में कोई अपनी किसी घर की बिल्ली की भी तस्वीर डाल देंगे तो उसकी वो ख़ानदान का पूरा हस्ब नस्ब बता देगा, और सजरा भी बता देगा जी कि रे बहुत ज़्यादा कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ तक इसकी नस्ल पहुँची है। तो रे बेसिकली टेंसर फ्लो एक टूल है जो रे काम करता है। इसी तरह इसके मुख्तलिफ टूल्स हैं तो हर तरह का अलग-अलग काम करते हैं। और जो मशीन लर्निंग इसका बेसिक कंसेप्ट है सिर्फ स्टैट और मैट।
मैं रिसर्च कर रहा हूँ इसी के ऊपर ही, तो रिसर्च में मेरे लिए बड़ी खुशी हुई कि जी कि इसका जो अलजबरा जो है वो मुस्लिम ममालिक, हमारे मुस्लिम स्कॉलर ने अलजबरा को ईजाद किया हुआ है। तो ये सारी की सारी बुनियाद, इसका जो पीछे बेस है एआई की, LLM की, वो सारी अलजबरा स्टैट है, इसकी सारी बेस प्रोबेबिलिटी है कि जी इस अगर ये काम हो तो फिर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी के ऊपर, स्टैटिस्टिक्स फार्मूले के ऊपर एआई काम कर रहा है। और एआई आपके पीछे कितना वर्किंग कर रहा है हमें नहीं पता होता, लेकिन हमें सेकंड्स में रिप्लाई दे रहा होता है और हम उसी रिप्लाई को आगे लेके इस्तेमाल कर रहे होते हैं जी कि हमारा रिप्लाई बेहतरीन आ गया है। लेकिन उसके पीछे उसने कितना डाटा इस्तेमाल किया है वो आपको नहीं मालूम, कितनी उसने पीछे इंस्ट्रक्शंस, बिलियंस इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में जारी होती हैं, आ रही होती हैं, न्यूरॉन की तरह काम करता है। उसे हम डीप लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग के बाद है डीप लर्निंग। वो न्यूरॉन जैसे हमारे दिमाग में खुलिये काम कर रहे हैं, इसी तरह इंसान ने मशीन के अंदर भी खुलिये दे दिए हैं। वो ट्रू फॉल्स देख रहे होते हैं, और जहाँ पर ट्रू मैक्सिमम आ जाता है सेकंड्स में वो आपको आंसर कर देता है जी कि बेस्ट इज़ द पॉसिबल आंसर। तो जब न्यूरॉन पे काम करेगा एआई तो वो डीप लर्निंग है। जब स्टैटिस्टिक्स फार्मूले पे काम कर रहा होगा कि इस इलाके में जो प्लाट हैं आप उसको पूरे इस नवा शहर के प्लाट्स की कीमतें दे दें और उससे पूछें जी नुक्कर वाला प्लाट है इसकी क्या कीमत होनी चाहिए, तो आपको मशीन लर्निंग के अपने हिस्टोरिकल डाटे से वो बता देगा। इसी तरह अगर किसी जगह टेनिस का मैच हो रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं एआई से कि जी कि कल बारिश तो नहीं होगी, तो वो आपको ये भी बता देगा जी कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी। उसके पीछे उसके पास 10 साल का स्टैटिस्टिकल डाटा मौजूद होगा, डाटा सेट होगा, जब बिग डाटा बोलते हैं। 10 से 15 साल के डाटा मौजूद है और उसके साथ हवा का, नमी का और मौसम का तमाम के तमाम चीज़ें चेक करके वो बता देगा जी कि कल मैच में बारिश हो सकती है कि नहीं हो सकती। अब ये सारा काम भी अब एआई कर रहा है। और किस तरह कर रहा है, हिस्टोरिकल डाटे से हेल्प लेकर आपको प्रिडिक्शन कर रहा है। ये जो प्रिडिक्शन है वो मशीन लर्निंग है, और फिर जो डिसीजन मेकिंग है वो डीप लर्निंग है। वो जो मतलब पैसेंट पैरामीटर्स होंगे हिस्टोरिकल से, तो उसने लिया कि कितने फाइनल हुए, उनमें हुआ बारिश नहीं हुई कितना, लेकिन वो पैसेंट भी डाटा ले रहा होगा आपके। सर जी वो मैचों का नहीं डाटा देख रहा कि जी बारिश किस मैच में हुई थी, वो तो आपको देखिए साइंस के साथ मिल गया है। साइंस की बात कर रहा हूँ कि हवा में नमी कितनी है, हवा का रुख किस तरफ है, पीछे पूरी दुनिया में किस किस तरफ बादल ज़्यादा आ रहे हैं कम आ रहे हैं, तो वो सारी प्रिडिक्शन करेगा उसके बेस पे। वो कर आप करा सकते हैं उसका, मशीन लर्निंग में करा सकते हैं। LLM और चीज़ है, मशीन लर्निंग और चीज़ है। मैं इसको पहले ये चीज़ें बता रहा था जी कि हमारा मशीन लर्निंग कैसे काम कर रहा है और डीप लर्निंग कैसे काम कर रहा है। इसके बाद हमारा LLM आता है। LLM है हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसका मैं हम तो अब एक ये तो एआई यूज कर रहे हैं ना, ChatGPT, उससे आगे आपने कहा कि LLM है या इससे आगे LLM है। ChatGPT नहीं, ChatGPT की तो मैं अभी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, फिर इसके आगे LLM की बात हो रही है। अब क्या डीप लर्निंग तक तो उसने खुद डिसीजन करना है। अब LLM क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसको इंसानों की तरह बात करने का तरीका आपने जब दे दिया है, उसे आपने कहा जी कि हम आपसे सवाल करेंगे, अब हमें सवाल का जवाब देंगे, उसे आपने टेक्स्ट रिकॉग्नाइज करा दिया है। ये पहले हमने बात की कि एआई लीगल फाइनल अथॉरिटी नहीं है। आपने जो भी उसे काम, जैसे आपका एक जूनियर है जो भी काम करके लाएगा, तो जब आपने साइन कर दिए तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जूनियर आपने अगर चेक नहीं किया, बगैर पढ़े आपने कहा जी कि जूनियर पर मुझे एतबार है, साइन कर दिया, चाहे आप उसे मिस्टेक हो गई है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जवाबदेह आप हैं। आप जाकर कोर्ट में नहीं कह सकते जी कि आप अतीक साहब ये नहीं कह सकते जी कि मैंने इमरान खान जी को कहा था वो मेरा जूनियर है और उससे ये मिस्टेक हुई है। अतीक और नुमान हाशमी साहब इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन कि आपके सिग्नेचर और आप कोर्ट में जाकर प्रेजेंट हो रहे हैं। तो फाइनल अथॉरिटी एआई से कोई भी काम हुआ है तो आपने उसको खुद चेक करना है। फिर एआई कैन नॉट ऑलवेज नो द लेटेस्ट लॉ, अमेंडमेंट्स, SRO, सर्कुलर और जजमेंट्स। जैसे मैंने पहले बात की है कि कट डेट, इसकी हर LLM की एक कट डेट होती है और उस कट जो डेट है वो आपको वो सॉफ्टवेयर या जो भी LLM है, LLM से मुराद है मेरी ChatGPT, DeepSeek, जेमिनी, क्लाउड AI, परप्लेक्सिटी, ये सारे के सारे जो भी आपको रियल टाइम सर्विस दे रहे हैं
आपको क्वेश्चन आंसर की एज ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो वो आपको उसकी एक कट डेट है कि इससे पीछे का डाटा उसके पास होगा और आगे का नहीं होगा। फ्री वर्जन में और पेड वर्जन में यही फ़र्क होता है कि इन्होंने ख़ास तौर पर फ्री वर्जन को 6 महीने पहले की डेट में रखा होता है, ताकि कोई ऐसी कमी फील हो कस्टमर को कि वो पेड पे आए। अगर मैं ChatGPT इस्तेमाल कर रहा हूँ और ChatGPT पर मैं उसे पूछता हूँ जी कि आपकी कट डेट क्या है, वो कहता है जी कि मेरी पेड वर्जन की कट डेट है 28 फरवरी और फ्री वर्जन की कट डेट है मेरी 30 जून 2024, क्योंकि 0.5 आपका प्रो इस्तेमाल कर रहा है, जो पेड इस्तेमाल कर रहा है, इससे नीचे वाले 0.53 है, 0.52 है, वो फ्री में अवेलेबल है। तो 5.2 का उन्होंने अपडेट नहीं किया, अपने अगले मॉडल को उन्होंने डाटा डाल दिया है नई अपडेशन के साथ। चाहे आपको आगे डाटे की ज़रूरत भी ना हो, लेकिन उन्होंने एक कमी रख दी है ताकि लोग हमारा पेड सर्विस लें। दूसरी जो उन्होंने कमी रखी होती है वो इस्तेमाल पर रखी होती है। फ्री में आपको थोड़ा सा 10, 15, 20 क्यूरियाँ इस्तेमाल करने देंगे, उसके बाद रोक देंगे, बस आपकी इससे ज़्यादा अब आप हमें पैसे दें। जो पेड वर्जन होगा आपका, उसमें फिर आपके पास नंबर ऑफ़ आवर्स होते हैं। जैसे ChatGPT 1 घंटे में आपको 300 क्यूरीज तक कहता है जी कि आप कर सकते हैं। क्लाउड है, उसके टोकन्स हैं कि इतने टोकन्स तक आप पेड में कर सकते हैं, इतने टोकन आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह का इसका इस्तेमाल फ्री में और पेड में फ़र्क है। तो बाकी मैं फिर वही बात करूँगा कि जब हम लॉ की बात कर रहे हैं तो लॉ में हमें ज़रूरत नहीं है रियल टाइम डाटे की। हमें फ्री भी हो तो चलता है, लेकिन हमने जो उसे हेल्प लेनी है, हमने उसे अपनी अंग्रेज़ी बेहतर करनी है। मैक्सिमम हमने जो उसे हेल्प लेनी है अपनी अंग्रेज़ी के लिए करनी है। इससे ज़्यादा अगर आप हेल्प लेंगे तो फिर आप इसको अपना पहली वाली बात करेंगे जी, आप फाइनल लीगल अथॉरिटी समझ लेंगे। इसे आपने लीगल अथॉरिटी नहीं समझना, आपने इसे पूछना है, आपने इसको बताना है, इसको आपने हर चीज़ पूछ के अपने आप को आपने डाटे के साथ, सोर्स डाटा जो आपके पास किताबें हैं उसके साथ मैच करना है कि भाई ये सही कह रहा है गलत कह रहा है। अगर किसी टॉपिक पर अगर आपकी कमांड नहीं भी है तो इसे अगर आपने उसके बारे में समझा भी है तो उसके साथ टेक्स्ट बुक्स के साथ भी उसको मैच करना है कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद फिर आपने जाकर फाइनल डिसीजन करना है। और फिर इसके बाद दे कैन नॉट अंडरस्टैंड अ क्लाइंट फाइल लाइक अ ह्यूमन प्रोफेशनल विद लिटिगेशन एक्सपीरियंस। जो एक इंसान का एक्सपीरियंस है जिसमें सबसे अहम बात है जी कि अफसर को कैसे डील करना है, जज साहब का मिजाज कैसा है, आज क्या खा के आए हैं। तो ये जो बातें हैं वो सामने बैठा वकील तो उसे अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन AI को अंदाज़ा नहीं होता कि जज साहब का मिजाज कैसा है। उसने तो अपनी तरफ से बेस्ट प्रैक्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आगे दे दिए जी कि जज साहब के आगे रख दो। अब जज साहब का मूड ही ठीक नहीं है तो वो उसको क्या देखेगा। तो उस वक्त डिसीजन इंसान नहीं करना है। और AI कैन नॉट टेक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनल डॉक्यूमेंट। मैंने पहले बात कर दी कि ठीक साहब ने साइन कर दिए हैं तो फिर इमरान गाजी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम सोचते हैं जी कि AI ऑलवेज राइट है, ऐसी कोई बात नहीं है। AI कैन बी रॉन्ग। नहीं, पेड और फ्री की बात नहीं है, आगे हम बात करेंगे इस पर कहाँ रॉन्ग हो सकती है। अब मैं इसको जल्दी करूँगा क्योंकि अब कोशिश करूँगा आधे पौने घंटे में हम इसको वाइंड अप करें। AI सर्च इंजन नहीं है, हमने बात कर ली है। AI अंडरस्टैंड लॉ लाइक ए लायर, ऐसी बात भी नहीं है। लायर की तरह, वो वकील की तरह लॉ को नहीं समझता AI। और AI क्या रिप्लेस कर देगा लायर को, नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। लायर की प्रोफेशनलिज्म में अपनी अहमियत रहेगी। डॉक्टर्स का पैसा मुझे समझ आता है जी कि उस पर ऐसे रोबोट्स हैंड बन गए हैं जो ऑपरेट भी कर रहे हैं और बड़ी परफेक्शन से कर रहे हैं। तो हो सकता है जी कि फ्यूचर में डॉक्टर्स का पैसे में डॉक्टर्स की इतनी अहमियत ना रहे, लेकिन कानूनदान की अहमियत कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। और इस पर जस्टिस सरदार इसाक साहब ने भी एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। व्हाट इज़ हेलुसिनेशन? हेलुसिनेशन का मतलब होता है दिखावा, ऐसा जैसे आप
ने कोई तस्वीरें देखी होंगी कि जब तस्वीर देख रहे होते तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि आगे को जा रही है, पीछे को जा रही है, रुकी हुई है, घूम रही है। तो इसी तरह ये भी एक हेलुसिनेशन है, आपको कोई पता नहीं है कि कहाँ जा रही है, और आपको जो जवाब दिए जा रहे हैं वो ऐसे परफेक्ट और बिल्कुल आपके दिल के करीब होंगे जी कि आप कहेंगे अरे मेरा तो मुझे जवाब मिल गया, अरे मैं जज साहब के आगे रखूँगा और सुबह मैं अपना केस विन कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ इतना पूछा, क्या कमिश्नर अपील के पास रिमांड बैक करने की अथॉरिटी है, या इन्हें कहीं से लिंक्डइन के किसी पेज से उठाकर मुझे जवाब दिया कि सेक्शन 129A में बिल्कुल है। मैंने वो लिंक्डइन का प्रोफाइल खोला तो उस लिंक्डइन के प्रोफाइल में किसी शख्स ने 129A अपनी तरफ से डाला हुआ था। अब 129A मैं 2003 से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ रहा हूँ, कहीं भी अभी तक नहीं आया वजूद में। फिर मैंने उसको बताया कि भाई ऐसा कोई लॉ नहीं है, ये अपने अंदर गलती को सही करो। तो ऐसी चीज़ों को भी AI हकीकत मान लेता है, जहाँ पर उसने कहीं पे लिंक्डइन का प्रोफाइल सबसे अहमियत वो समझता है कि जी बिल्कुल सेफ़ है। फिर दुनिया में बहुत सारे जर्नल्स की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे इंसान अपने आर्टिकल्स रखते हैं, वहाँ से वो उठा कर फ़िक्रे बना लेता है जो कि हकीकत से मबनी नहीं होते। अब हमें तो अपना, मेरा तो जब मैंने आंसर देखा एक दफ़ा तो मैं खुश हो गया कि 129A सेक्शन मुझे मिल गया, लेकिन जब किताब खोली तो वहाँ 2003 से ऐसा सेक्शन था ही नहीं। ये हमने देख लिया जी कि वाई लीगल प्रोफेशनल्स मस्ट अंडरस्टैंड AI नाउ। क्यों समझना है? अगर आपने तरक्की करनी है, अगर आपने इस दुनिया की स्पीड के साथ चलना है, जितनी फ़ोन मोबाइल ने आपकी लाइफ तेज़ कर दी है कि आप सुबह 7 बजे, अभी आप सो रहे होते तो आपका क्लाइंट पहले फ़ोन कर रहा होता है जी के साथ जल्दी आ जाओ कोर्ट में, आज हमारा केस लगा हुआ है। इसी तरह जिस तरह कम्युनिकेशन निज़ाम स्पीड पकड़ गया है, तो आगे अब काम की स्पीड में भी जितने आपने 10 असिस्टेंट रखे हुए हैं अगर, और 10 जूनियर्स को और असिस्टेंट्स को और 10 स्टाफ मेंबर्स को आपने 4 से 5 लाख सैलरी दे रहे हैं, तो वहाँ पर एक बंदा भी जो AI समझता होगा वो ये काम आपका परफॉर्म कर सकता है। अब नई जॉब्स खुलेंगी, ये परेशान नहीं होना कि जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। अब डाटा एनालिस्ट की जॉब्स दुनिया में चल रही हैं। AI से आप डाटा उठा रहे हैं, डाटे को ले रहे हैं और उस डाटे को आप एनालाइज कर रहे हैं। जैसे पेप्सी है, वो एक कस्टमर की इन्फॉर्मेशन अपने उठा रहा है और अपने उन इन्फॉर्मेशन को एरिया वाइज, स्ट्रीट वाइज, इलाका वाइज, सिटी वाइज, टाउन वाइज वो फ़िल्टर कर रहा है। फ़िल्टर करने के लिए डाटा एनालिस्ट चाहिए। पावर BI एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, वो फ़िल्टर कर देता है आपको तस्वीरों में, ग्राफ में, पाई चार्ट में। वो ऐसे आपको 1 करोड़ ट्रांजैक्शन भी होंगी तो आपको 1 करोड़ ट्रांजैक्शन से भी आपको सॉल्यूशन दे देगा। इसी तरह अगर आप समझते हैं जी कि आप किसी जगह से हाईवे से गुजर रहे हैं, आज से 20 साल पहले मैं कलमा चौक में बैठा था अपने दोस्त के छोटे भाई के साथ, तो मैंने उसे मजाक में कहा था, अरे कलमा चौक है लाहौर का, जहाँ 1 मिनट में कितनी गाड़ियाँ गुजरी हैं आप बता सकते हो? उसने कहा नहीं, मैं गिन ही नहीं सकता कि 25 लाइनें या 25 लाइनों में से कौन सी कितनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं और सारी की सारी पैक जा रही हैं, कैसे गिनती करूँ? AI कर सकता है। AI यहाँ तक कर सकता है जी कि उनके रजिस्ट्रेशन नंबर से उसके मालिक की तस्वीर भी सामने आ जाएगी, एक एक बंदे की, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर भी सामने आ जाएंगे। इस हद तक इन्फॉर्मेशन AI के पास आ चुकी है। और ये काम अब जो नामुमकिन था आज से 20-25 साल पहले, उस वक्त गाड़ियों की तादाद देखें कितनी थी, आज तो उससे भी 50 फोल्ड हो चुकी हैं। अब 8वां नंबर है जो आज का हमारा काम है कि हमने करेक्ट माइंडसेट इस्तेमाल करना है फॉर द लीगल रिव्यूज़। AI आपका जूनियर असिस्टेंट है, नॉट अ सीनियर काउंसल। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ। अब हमने उसे प्रॉम्प्ट, मुझसे पूछा गया था प्रॉम्प्ट क्या चीज़ है? प्रॉम्प्ट है इंस्ट्रक्शन। आपने ChatGPT में क्वालिटी है कि आप उसे लिख के भी बता सकते हैं, आप उसे बोल के भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, वो वाइज अंडरस्टैंड भी करता है। आप उसे उर्दू में बोलेंगे, आपको उर्दू की तरह कंपेनियन की तरह वो जवाब देगा। आप उसे इंस्ट्रक्शन उर्दू में बोल के भी देंगे, वो बोल के भी ले लेगा। बाकी इतने सॉफ्टवेयर में इतनी फैसिलिटी नहीं है। ChatGPT इसलिए पाकिस्तान में ज़्यादा कामयाब है, दुनिया में इसलिए ज़्यादा कामयाब है कि आप उसको किसी वक्त में, अगर आप किसी जगह पर खड़े हैं और आपको फौरी आपको कोई आंसर चाहिए, ऐसे चाहिए, रिप्लाई चाहिए, तो आप उसे 5 लाइनें लिखेंगे। जैसे आज हमारा एक फंक्शन, एक प्रोग्राम हो रहा है और मैंने अगर इसकी प्रेस रिलीज़ जारी करनी है तो मैं AI को, ChatGPT को ओपन करूँगा,
मैं बताऊंगा जी कि आज का लेक्चर दिया गया, इमरान गाजी ने दिया और सामीन में इतने लोग बैठे थे और इसमें चीज़ें डिस्कस हुई हैं, मुझे इसकी उर्दू में खबर बना दें तो मुझे वो प्रेस रिलीज़ भी बना के दे देगा। सिर्फ लिख देने से, सिर्फ बोल देने से भी बना देगा, लिखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। अब आपने उसे प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शन दी, ड्राफ्ट रिप्लाई टू टेक्स्ट नोटिस, आपने टेक्स्ट नोटिस अटैच कर दिया, उसे कहा जी इसका रिप्लाई कर दो, बना दो, तेरे वीक है। अब बेटर क्या होगा, आपने उसे कहना कि जी कि पहले आपने उसको उसका रोल बताना कि आप हो कौन। रोल आपने दिया उसको, रू आर असिस्टेंट ए पाकिस्तानी टैक्स कंसल्टेंट, कि आप मेरे असिस्टेंट हो, मैं पाकिस्तान का टैक्स कंसल्टेंट हूँ। और अगर अतीक साहब होंगे या जमील साहब होंगे तो वो लिखेंगे जी कि आई एम सीनियर टैक्स कंसल्टेंट, ताकि उसको पता होगा जी कि मैं अब छोटा मोटा मैंने जवाब नहीं देना, मेरे आगे जिसका मैं जूनियर हूँ वो बहुत सीनियर बंदा भी है तो कानून को समझता भी है और मैंने हैंका फैंकी नहीं करनी। तो ये भी लिख दें, ज़्यादा बेहतर है। मतलब ये प्रॉम्प्ट आपने अपना स्ट्रॉन्ग करना है। फिर आपने लिखा ड्राफ्ट और रिप्लाई टू अ शो काज नोटिस अंडर द सेल टैक्स एक्ट 1990, ये आपने उसको स्कोप दे दिया कि भाई स्कोप के अंदर रह के बताना है आपने। ऊपर तो आपने कहा कि रिप्लाई बना दो, वो किस ला में बना दे, आपको एक्साइज में बना दे, कस्टम में बना दे, नारकोटिक्स में बना दे, किस सेक्शन में आपको क्या रिप्लाई बना दे आपको। अब आपने कहा टू द कॉन्फाइन रहना है सेल टैक्स एक्ट में, रूज ओनली द फैक्ट्स प्रोवाइडेड बिलो, जो मैंने फैक्ट्स प्रोवाइड किए हैं इसी हद तक रहना है, इससे ज़्यादा दाएँ बाएँ ऊपर नीचे छलांग मारने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने प्रॉम्प्ट में उसे बताना है, नहीं बताएंगे तो फिर नताइज के ज़िम्मेदार क्लीन हैंड की तरह सैनिटाइज़र भी वो आपको इस्तेमाल करा देगा। और फिर डू नॉट इंटेंट केस ला, हेलुसिनेशन नहीं करनी। केस ला को आपने कहना है जी कि कोई ऐसा केस ला नहीं देना जो दुनिया में मौजूद ही नहीं है। जो पहले मैंने सैनिटाइज़र वाली एग्जांपल दी थी वो हेलुसिनेशन नहीं है। हेलुसिनेशन होता है कि दुनिया में कोई चीज़ मौजूद नहीं है और उसका उसने जवाब दे दिया। वो जो एग्जांपल थी वो बैड प्रॉम्प्ट की थी कि मैंने प्रॉम्प्ट ही ठीक नहीं दिया। अच्छा, मैं अपने प्रॉम्प्ट में कह दूँ रे बात ना लिखूँ डू नॉट इन्वेंट केस ला, तो वो कोई ना कोई 2-4 केस ला भी डाल देगा जो दुनिया में मौजूद ही नहीं है, खुद से रेफरेंस कर देगा। वो सोचता है वो बच्चा एक तरह का, उसका माइंड है, उसका काम सर्च करना नहीं है दुनिया में। आप उसे कहें मुझे जजमेंट बना दो SCMR, वो जजमेंट बना के दे देगा आपको। उसने आपको आंसर करना है, उसके ऊपर लायबिलिटी कोई नहीं है। जब उसके ऊपर लायबिलिटी आएगी, चाहे GPT रिस्पॉन्सिबल होगा, देन चाहे GPT इस बात हो सकता है इसको कंट्रोल करे। और फिर इफ़ एनी लीगल रेफरेंस इज अनसर्टन, आप हम उसको कह देंगे ऐसा कोई लीगल रेफरेंस जो आपने अपने रिप्लाई में अगर आता है और वो अनसर्टन है तो उसको मार्क कर दे जी कि इसको वेरीफाई करें। फिर वो बताएगा जी कि मैंने इसको, मुझे मिला है ज़रूर है लेकिन मुझे क्रॉस वेरीफाई नहीं हुआ, मुझे लिंक्डइन के प्रोफाइल से सेक्शन 129A मिल गया है लेकिन मुझे क्रॉस वेरीफाई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से नहीं हुआ, मुझे किसी और जगह से नहीं हुआ। तो ये सारी बातें वो आपने उसको बतानी है, अदरवाइज़ तो उसको तो ज़रूरत नहीं है कि क्रॉस वेरीफाई करे। दुनिया में रैम की कीमतें चढ़ गई हैं, पता है इस बात का सबको। रैम, कंप्यूटर रैम जो होती है पिछले 1-2 साल से कीमतें चढ़ गई हैं, डबल से ट्रिपल हो गई हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में इस वक्त कंप्यूटर महंगे हो गए हैं रैम की वजह से। जो रैम पहले 20,000 की थी 80,000 से 1 लाख रुपए की हो गई है। वजह ये सारे के ये बेसिकली आपका जो LLM है, AI कंप्यूटर्स हैं, ये इंसान की तरह जब सोचते हैं तो इसके लिए मेमोरी चाहिए। वो मेमोरी आपके जो LLMs हैं, AI कंपनीज हैं, इन्होंने खरीद ली है। 2028 तक के कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं इनके। अब ये सॉफ्टवेयर में अपना लोड डालते हैं जितना आप उसे कहेंगे। जो बात आपने उसे कही नहीं वो क्यों लोड डाल दे। आपने उसे कहा ही नहीं कि इसको क्रॉस वेरीफाई करे, और क्रॉस वेरीफाई करने के लिए फिर उसके वो सोर्स डॉक्यूमेंट को, प्राइमरी डॉक्यूमेंट को तलाश करेगा। फिर वो पूरा प्राइमरी डॉक्यूमेंट का 200 सफ़े का है तो 200 सफ़ों में से वो रेलिवेंट सेक्शन निकालेगा, फिर मुझे बताएगा जी कि मुझे नहीं मिला, 129 है, अब आप आगे चलें। तो आपने अगर उसको खुद इंस्ट्रक्शन देनी है, अगर भाई आपने मेहनत करनी है, खाली दरख्त के ऊपर चढ़ के हाथ लगा के वापस नहीं आना, मेरा ये काम भी करना है, मुझे रिजल्ट भी चाहिए, उसके लिए आपका प्रॉम्प्ट बेहतर होना चाहिए। फिर फॉर्मेट द रिप्लाई विद हेडिंग्स,
कि आपकी अगर आप चाहते हैं कि हेडिंग्स हों, फैक्ट्स हों, लीगल ऑब्जेक्शन हो, मेरिट हो, प्रेयर हो, फिर आपने उसको सेक्शन वाइज बता दिया है कि मुझे हेडिंग्स में आपने पहले फैक्ट्स की हेडिंग देनी है, आपने फैक्ट्स की हेडिंग के बाद लीगल ऑब्जेक्शन की हेडिंग देनी है, उसमें लीगल ऑब्जेक्शन बताने हैं, फिर मेरिट्स बताने हैं, फिर प्रेयर बताने हैं, और इस तरह आपने इसको लेकर चलना है। अब LLM क्या चीज़ है, हम बात तो कर रहे हैं LLM, हमने बेसिक जो बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है वो प्रॉम्प्ट है सर। आपने अब देखें, आपके साथ कोप, आप एक पायलट है, आपने आपको पायलट की सीट पर समझे, आपका जूनियर बैठा है, आप उसे कहोगे यार मैं जहाज़ ऊपर उठाने लगा हूँ, हम 5,000 फीट की बुलंदी पे जा रहे हैं यार, 25,000 फीट की बुलंदी पे जा रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, अब आप ऐसे करो, ये काम कर दो, अब वो काम करने को कहोगे तो वो कुछ भी कर सकता है, उसे बताना है कि भाई ये बटन भी दबाना है, आपने फलां गलत बटन नहीं दबा देने। वो जूनियर है, आपका जूनियर को तो कुछ नहीं पता, इसको जूनियर समझना है, और प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शन आपकी कितनी अच्छी होगी तो आपका जूनियर उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। ये प्रॉम्प्ट आपको बताना है, रे बेसिकली प्रोग्राम, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे कोर्स हो रहे हैं 3-3 महीने के, इंजीनियरिंग इसे बोलते हैं, ये भी इंजीनियरिंग है। अब ये इंजीनियरिंग हो गई है, कल हो सकता है कि इसके ऊपर MSc भी होने शुरू हो जाए आने वाले सालों में। ये सब्जेक्ट हो हमारा मैट्रिक का, FA का, BA का, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इसके बाद LLM मीन्स वही है कि जी कि हमारा जो डाटा ट्रेंड हो गया है, हमने एक डाटा दिया है अपने मॉडल को और उसको हमने ट्रेन कर दिया है कि हम कोई बात पूछें तो वो हमें आंसर दे, तो वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इसमें ChatGPT, क्लाउड, जेमिनी, ग्रॉक, लामा एंड मिस्ट्रल, ये इसकी एग्जाम्पल्स है। ये इंसान की तरह नहीं सोचता, बट इट जनरेट्स टेक्स्ट बाय प्रिडिक्टिंग वर्ड्स आर लाइकली टू कम नेक्स्ट। ये बेसिकली चंक्स बनाता है, जैसे रे मेरे पास ये लाइन लिखी हुई ना, एन LLM, अब इसमें से ये 4 कैरेक्टर के चंक बना लेगा, इनको नंबरिंग करेगा, फिर इनको जोड़ेगा, फिर इनसे मफहूम बनाएगा, मफहूम बना के फिर जहाँ पर अपना रिप्लाई बनाएगा, तो फिर वो रिप्लाई ऐसे नहीं बना रहा होता जी कि वो सोच कर बना रहा होता है, वो अल्फाजों को मिला कर एक रिप्लाई बना देता है। ये इसकी खूबसूरती है। जिस तरह हम कहते हैं कंप्यूटर वेरी फास्ट है, कंप्यूटर अरबों ट्रांजैक्शंस जो हैं वो 1 सेकंड में कर देता है। आगे हम जा रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ, दुनिया में इस पर क्वांटम कंप्यूटिंग कर रहा है, जैसे गोले होते हैं, गोले एक टाइप में 8 गोले हैं और वो चारों तरफ घूम रहे हैं और हर तरफ से वो देख रहे हैं, तो इस तरह की अब CPU बनने की तरफ जा रहे हैं। और कुछ उन्होंने बनाए भी हैं कि जहाँ पर 1000 साल की अगर कैलकुलेशन रिक्वायर्ड थी, जहाँ पे एक इंसान 1000 साल का फार्मूला अगर ऐसा है जो मैथमेटिक्स में 1000 साल चाहता है, जिसको चाहिए वर्किंग में, या आम कंप्यूटर को, तो वो भी 2-4 सेकंड में कर देगा। उसकी इतनी मिलियंस की स्पीड है, तो हम उस तरफ जा रहे हैं। तो वो भी LLM भी एक एडवांस लेवल का टेक्नोलॉजी का हमारा मॉडल है। मसला हमने उसे कहा सेक्शन 11 को कि इट प्रिडिक्ट्स द नेक्स्ट सूटेबल वर्ड्स, ये अहम चीज़ है। ये अगला सूटेबल वर्ड्स जो होता वो होगा, वो प्रिडिक्ट करेगा और उसको भी फ्रेसिस के साथ मिलाएगा, सेंटेंस बनाएगा, पैराग्राफ बनाएगा, बेस्ड ऑन द लर्नड लैंग्वेज पैटर्न्स। आप मिसाल के तौर पर मैं उसे कहता हूँ जी कि सेक्शन 11 ऑफ द सेल टैक्स एक्ट डील्स विद द मॉडल प्रिडिक्ट्स वर्ड्स दैट कॉमनली फॉलो द दिस टाइप ऑफ लीगल सेंटेंस। वो ऐसे सेंटेंस जहाँ जहाँ इस्तेमाल हुए हैं उसको वो उसके हिसाब से फिर सर्च करके मुझे आंसर करेगा। इनपुट प्लस लर्नड लैंग्वेज पैटर्न्स बराबर है जनरेटेड आंसर। कि मैंने उसे इनपुट दिया, उससे उसने अपनी जो एक राहदास्त है या उसने कुछ सीखा हुआ है पैटर्न, ये पैटर्न है, उसके पास कोई चीज़ महफूज नहीं है, उसने मौके पे जवाब बनाना है और उस जवाब को फिर कॉपीराइट और फिर पैटर्न राइट की एक अलग लड़ाई है, उस पर हम टॉपिक अलग रखेंगे कि क्या वो कॉपीराइट में भी आ सकता है जवाब, उसका पैटर्न में भी आ सकता है। फिर प्रिडिक्शन इज़ नॉट द सेम एज अंडरस्टैंडिंग। जो ला को वकील समझता है वो AI नहीं समझता। अब जो वकील ने AI से पूछा है, जरूरी नहीं कि जी कि आपका जो LLM है वही जवाब दे। और फिर ट्रेनिंग डाटा है, डाटे को आपने ट्रेन करना है। इसी तरह दुनिया में जो आपके LLM है उसको भी डाटे को ट्रेन किया हुआ है। फिर नॉलेज कट ऑफ रेट है,
जैसे मैंने कहा कि पेड वर्जन की हो सकता है कि 28 फरवरी हो, 26 हो, फ्री वाले की 30 जून हो। ये वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ पर लोग रियल टाइम कोई सर्च कर रहे होते हैं, चीज़ें अपना आंसर तलाश कर रहे होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जी कि मैंने सुनामी पे कोई आर्टिकल लिखना है, आप मैं उसे कहता हूँ कि सुनामी के ऊपर जितने भी आर्टिकल्स हैं दुनिया में, मुझे वो तलाश करके और मुझे इस तरह के एक आर्टिकल बना के दे दो। अब अगर रकम जुलाई को भी कोई सुनामी पे कोई आर्टिकल ऐसा आया है जो कि दुनिया में जिसने पूरी दुनिया से घुमा दी है, चेंज कर दिया, लेकिन उसके डाटाबेस में नहीं है। अब मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ और अब मैं उससे एक काम ले रहा हूँ, क्योंकि लॉ की फील्ड ऐसी है कि लॉ के फील्ड में हम वकील जो हैं वो ज़्यादा अपडेट रहते हैं। कब क्या चेंज आई हमें पता है, हमें नहीं ज़रूरत बताने की कि रकम जुलाई को क्या आया है। मैं वो टेस्ट उठाऊँगा, वो इसमें डाल दूँगा कि भाई रे मेरे 4 के अपना सेक्शंस हैं, ये मेरा लॉ है, कॉपी पेस्ट करूँगा, मैं सेक्शन को वहाँ पर ऐड कर दूँगा ताकि मौजूदा जो करंट इसके पास सेफ है चाहे नहीं है, मैंने उसको कहा कि सेक्शन 111 अब मौजूदा रहे है, मुझे इसके मुताबिक आंसर करो। फिर सेम क्वेश्चन गिवन डिफरेंट आंसर्स, आपने एक बार सवाल किया, उसने मुख्तलिफ जवाब दिया, फिर दोबारा सवाल किया, फिर मुख्तलिफ जवाब दिया, फिर वही सवाल कॉपी पेस्ट किया, फिर मुख्तलिफ जवाब दिया। वो कहता रे इसका पैटर्न के ऊपर चल रहा होता है, रे कोई इंसान तो नहीं है कि जो सोच के बैठा हो जी का मैं मुकन्ना नहीं है। अब मेरे से झूठ बोला गया, मैंने इसी पे कायम रहना है। तो रे बेसिकली अल्फाजों को, स्ट्रक्चर को मिलाकर फिर उस वक्त की जो इन्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो देख रहा होता है। उस वक्त उसके पास कितना डाटा आया उसको देख रहा होता है। अब उस डाटे में कोई एक लफ्ज़ ऐड दाएँ बाएँ ऊपर नीचे हो गया तो उसने उसको भी ऐड करके नया ही मतलब बना के नया ही पूरी की पूरी कहानी बना देनी है। और सबसे अहम है इसमें टोकन्स। जब भी आप कोई जीपीटी इस्तेमाल करेंगे तो टोकन्स को आपने लाजमी समझना है कि आप वो कितना कैपेबल है। टोकन्स का मतलब है जी कि जब हम चाहे जीपीटी पे जाते हैं वहाँ लिखा होता है 128 टोकन्स, जब हम क्लाउड पे जाते हैं तो 56 टोकन्स, किसी पे 512 टोकन्स। रे बता रहा होता है जी कि रे आपका कितना खलारा समेट सकता है। चाहे जीपीटी क्योंकि एक ऑलराउंडर है, ये तस्वीर भी बना देता है। आप इसे क्या तस्वीर बना दो तस्वीर बना देगा, आप इसे को थंबनेल बना दो थंबनेल बना देगा, आप उसे कोई तस्वीर दे दो उसे को जिसको बेहतर कर दे वो भी बेहतर कर देगा, एड्स बना देगा। चाहे जीपीटी फिर आप इसी तरह वो एआई का बाकी मॉड्यूल पे भी काम कर रहा है, एलएलएम के ऊपर भी काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर, कोडिंग के ऊपर भी काम कर रहा है। मतलब एक ओवरऑल है अब्दुल रज़ाक की तरह कि फील्डिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है। तो वो एक चाहे जीपीटी ऑल इन ऑल है, इसलिए उसके टोकन्स कम है। जहाँ पर आपने उसे मुश्किल काम दे दिया उसकी खलारा आपको वो समेट नहीं सकेगा और वैसा जवाब देगा कि आप समझेंगे कि यार फजूल तरीन चीज़ है। आपने उसकी बसात के मुताबिक ही उससे काम लेना है। आप अगर वसीम अकरम को शाहिद अफरीदी को बैटिंग पे फर्स्ट नंबर पे भेज देंगे तो क्या नतीजा निकलेगा? ये नतीजा इसके साथ निकलेगा जब चाहे जीपीटी को आप इतना टेक्स्ट दे देंगे, उसे 2000 सफ़े की किताब दे देंगे कि जी इसमें से मुझे क्लास करके दो, तो वो नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर दूसरा सॉफ्टवेयर जिसका एलएलएम मॉडल तो टोकन्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, जैसे क्लाउड है, उसकी स्पेशलिटी रही है कि वो तस्वीरें नहीं बनाएगा, लेकिन वो आपको जितना भी आपका फैला हुआ काम है, बिखरा हुआ काम है, कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, उसको बहुत अच्छे तरीके से वो हैंडल कर लेगा। और उसको अच्छे तरीके से हैंडल करके जब आपको आंसर करेगा आप कहेंगे वाकई रे मेरा 20 सफ़े का 50 सफ़े का इसने मुझे आर्टिकल लिख के दिया, टू द पॉइंट लिख के दिया, मेरी पूरी की पूरी मेहनत, मेरे पॉइंट्स को इसने। एक बात और कि आज जो हमारा टॉपिक हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमने एआई को क्यों इधर रखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि जी कि मैंने बार बार कहा है कि आपने इसे अपना सीनियर मानना है कि इसे डेट बनवानी है। हमारा सिर्फ पाकिस्तान का एक अलमी है कि हम उर्दू मीडियम स्कूलों के बच्चे अंग्रेज़ी अच्छी नहीं लिख पाते। जो हमारे अंदर एक हेजिटेशन है, इसको आप अपने साथ असिस्टेंट समझें जो आपकी अंग्रेज़ी बेहतर कर रहा है। आइडिया आपका है, कॉन्टेक्स्ट आपका है, हर चीज़ आपकी है,
सिर्फ एआई उसको पॉलिश कर रहा है। जितने भी दुनिया में अच्छे अच्छे अजीम इंसान गुजरे हैं जिनकी किताबें आई हैं, उन्होंने खुद नहीं लिखी होती, किसी से लिखवाई होती हैं, नाम उन्हीं का आ रहा होता है कि जी मुसन्नफ़। अब मुसन्नफ़ तो दुनिया का एक मशहूर तरीन आदमी है जिसने भी बिब्लियोग्राफी है, स्वाने उमरी जिसने अपने लिखी है, उसे चाहे अंग्रेज़ी भी ना लिखनी आती हो, उर्दू भी ना लिखनी आती हो, उसका मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जमा होता है और वो अपने घर किसी को बुला कर उसको बता रहा होता है जी कि मेरा ये कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे अच्छी एक किताब लिख दें। वो डिक्टेशन दे रहा होता है, किताब तो अदीब लिख रहा होता है, राइटर लिख रहा होता है। हमने एज ए इसको राइटर के तौर पे काम करना है और यही आज का हमारा मेन थीम है। और ये गलत काम नहीं है कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती और मैं ChatGPT से लिखवा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि जी कि मैं दुनिया के आगे मुझे 4 बंदे जो अंग्रेज़ी अच्छी समझते हैं तो वो बेइज्जती करनी शुरू कर देंगे जी कि यार तू किसी काम का नहीं है, तुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। अब रे बच्चों के हाथ से जो हम तख्ती लिखा करते थे अच्छी उर्दू वगैरह अच्छी हैंड राइटिंग करने के लिए, और बच्चों का हमें होता था कि हमें 4 अल्फाज अंग्रेज़ी के अच्छे बोलने और लिखने आ जाएं। अब रे कम्प्लेक्स ख़त्म हो जाएगा आने वाले सालों में। आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल ट्रांसलेटर होगा, जैसे जनाब ने फरमाया था कि जी के कंप्यूटर 01 समझता है, तो इसी तरह वो ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर की तरह मोबाइल आपके काम करेंगे। आपने सिर्फ कान में हेडफोन लगाना है, आगे वाला चाइनी में बात कर रहा होगा और आप उसको उर्दू में जवाब दे रहे होंगे तो वो उसको चाइनी में वो भी समझ रहा होगा। ये इस वक्त पॉसिबल हो चुका है, इसको आम होना है। अभी भी आप एक तस्वीर बनाएं और ChatGPT से कहें मुझे इसकी तस्वीर का चाइना में लिखा हुआ है, मुझे उर्दू में बता दो, उर्दू में बताएगा। अब ये जो कम्प्लेक्स था ये हमने ख़त्म हो जाना चाहिए। अब हमें अपने फोकस पे, हमने अपने मिशन पे काम करना है और वो है कि जी हमने जूरिस्प्रूडेंस को कैसे समझना है, केस लॉ को कैसे समझना है, इंटरप्रिटेशन को कैसे अबूर हासिल करना है। रे हमारा अगर ये हमें नहीं आता फिर हम वकील नहीं हैं। अब रे कि जी आप जूरिस्प्रूडेंस में अच्छे हैं, आप इंटरप्रिटेशन में अच्छे हैं, आप एक मुश्किल से मुश्किल केस को समझने में सबसे बेस्ट हैं, लेकिन अंग्रेज़ी नहीं आती तो आप पीछे रह गए हैं। अब आपका वक्त आ गया है, AI वो आपका वक्त ले आया है। सर जी मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा, आप 1000 सफ़े की किताब दे देंगे, आपको उर्दू में सारा मतलब समझाएगा, आपको अंग्रेज़ी समझने के लिए भी नहीं चाहिए। अब एग्जांपल देंगे, मैं आपको नोटबुक LM इस वक्त दुनिया में टॉप 3 पेड आपका सॉफ्टवेयर है जो इसने गूगल ने बना दिया है। अब उसे 10,000 सफ़ों की किताब दे दें, वो आपको उसका पूरी समरी बना के उर्दू में पूरी कहानी सुनाएगा। आपको पर उर्दू भी नहीं आती है, आपको उर्दू में सारा बताएगा ये कहानी है, सराकी भी बताएगा। इवन के जैसे किसी मैंने लिखा, उसने कहा कि भाई ला में बातें नहीं चलती, इसको इससे चेंज कर दो। और दूसरे ये लफ्ज़ जो आपका जरा थोड़ा सा जोकिंग है, इसको सीरियस कर दो। जज जो है ना ये पसंद नहीं करते, उसमें ऑप्शन भी करेक्ट नहीं करते। रे बेसिकली हमारा, आप देखें यही मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है, हमने इस कम्प्लेक्स से निकलना है। जूरिस्प्रूडेंस और इंटरप्रिटेशन इस पर अबूर अगर हासिल है तो फिर आप एक टॉप लेयर पाकिस्तान के बन सकते हैं। अगर आपको प्रॉम्प्ट और AI और ट्रांसलेशन और आपको ये पता होगा जी मैंने कैसे इस्तेमाल करना है। एक इस्तेमाल मैंने और बताना कि हमने सिर्फ ChatGPT पर इस्तेमाल एक तकिया नहीं करना कि सिर्फ हम ChatGPT इस्तेमाल करें। 4-5 ChatGPT तो ऑलराउंडर है, हमने मुख्तलिफ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने हैं मुख्तलिफ कामों के लिए। जैसे perplexity.com है, मैं कहता हूँ जी कि मुझे गूगल की तरह दुनिया में रिलायबल सोर्सेज से मेरी रिसर्च के लिए इस टॉपिक पर जितनी भी पब्लिकेशंस हैं, जितनी भी वेबसाइट्स पर मटेरियल मौजूद है, मुझे उसके लिंक दे। जिस तरह गूगल देता है, पब्लिसिटी भी आपको देगा और आपको साथ में गूगल से अच्छा रिज़ल्ट देगा और साथ रेफरेंस देगा जी कि फ़लाँ वेबसाइट पे आप चले जाएँ, बाकी का मटेरियल आपने पढ़ना है। इसके लिए आप फैसिलिटी का इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए आप ChatGPT इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब एक ऐसी आप डिट बना रहे हैं, आप एक पेंट बना रहे हो, क्या कहते हैं उसको, दावा बना रहे हैं, जिसमें
कम्प्लेक्स किस्म के लॉ इस्तेमाल हो रहे हैं, इस जुरिस्प्रूडेंस इस्तेमाल हो रही है। तो इस वक्त दुनिया में क्लाड है जिसका AI जुरिस्प्रूडेंस के नाम से भी मॉड्यूल मौजूद है। जितना अच्छा वो AI आपको कम्प्लेक्स की किस्म की समझेगा आपकी और ड्राफ्टिंग करके देगा आपको रिट, इतना ChatGPT भी नहीं कर सकता। तो कम्प्लेक्स किस्म की अगर ड्राफ्टिंग है तो आपने क्लाड से करानी है। अच्छा, फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सिंपल होती हैं, उस पर आप क्लाड में जाएंगे तो वो इतना कम्प्लेक्स कर देगा जी कि आप कहेंगे यार ये तो क्या नाम है कुछ का चाह रहा हूँ। जैसे मेरी पहली ग्राउंड होती है जी कि जो ऑर्डर इन ओरिजिनल है, असेसमेंट ऑर्डर है इस बैड इन लॉ, जब मैं क्लाड में डालूंगा मुझे वो 6-7 लाइनें ऐसी डाल देगा तो मुझे समझ ही नहीं आ रही होंगी क्या इतनी लंबी लाइन डालने की क्या ज़रूरत है, मेरे तो एक लाइन से काम चलता है। लेकिन क्लाड का जो सॉफ्टवेयर का जो मॉडल है वो बड़ा पेचीदा है। लेकिन साहब अब जो AI के स्पेशल एजेंट्स आगे आ रहे हैं तो वो तो फिर ये हमारे काम कर देंगे कि एक एजेंट वो स्पेशल जो होगा वो ला वाला होगा तो वो ला के काम करेगा, एक होगा मेरा वर्किंग करेगा मैथमेटिशियन की या टैक्स की, तो वो एजेंट अगर मैं इस्तेमाल करूँगा तो मेरा वो काम कर देगा। एजेंट सर जी थोड़ा सा इससे अगला एडवांस वर्जन है। एजेंट्स रहेगा जी कि जहाँ पर मुझसे बात की गई थी आसम भाई ने, अटीक साहब ने, कि वकील नहीं रे सारे काम प्रॉम्प्ट लिखना है, तो वकील नहीं सर्चिंग करनी है। अब एक कंसेप्ट एजेंट का भी आ गया है। अब अगर बात हो गई तो मैं थोड़ा सा एक लाइन में बता देता हूँ। एजेंट वकील को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका AI एजेंट मौजूद है इन्हीं मॉड्यूल के अंदर। आप उसे कह देंगे जी कि मुझे फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम पर अमेरिका जाने की और अमेरिका से फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम पर आने की बुकिंग करा दें और इतने होटलों में मेरी रिजर्वेशन करा दें, तो ये सारा काम AI करके आपको दे देगा। ये एजेंट है, इसे हम कहते हैं एजेंटिव AI। तो बेसिकली ये इससे भी एडवांस किस्म का जी कि अगर आप इस पे आ गए हैं, इवन के सबसे जो मुश्किल काम मुझे लगता है ना इस वक्त, सबसे मुश्किल काम जो मैं कर रहा हूँ अपने फील्ड में, वो मुझे फॉर्म ऑफ अपील, फिर उसके बाद फॉर्म अपील के बाद हर सेक्स पेपर के ऊपर पार्टियों के नाम लिखना, रिस्पोंडेंट के नाम लिखना, कॉपी पेस्ट करना, टाइप करना, फॉर्म ऑफ अपील में शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना, इंतहाई मुश्किल लगते हैं। जितनी देर में मैं ग्राउंड बनाता हूँ उससे ज़्यादा की देर में तो मुझे फॉर्म बनाने में लग जाते हैं। AI मेरे भी ऑप्शन है जी कि आप उसको बता दें कि भाई रे मेरे 4 फॉर्म है, मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा, हर फॉर्म के ऊपर आपने रे चीज़ें लिख के मुझे मेरी वर्ड की फ़ाइल, एक्सेल की फ़ाइल, जैसे सर्कुलर नंबर 13 के जी के सर्कुलर नंबर 13 में मैंने फ़लाँ तारीख को कमिश्नर को मैंने अपना जवाब दे दिया है, तो वो भी सारा बना के आपको पावरटानी तक बना के, पावरटानी में फ़लाँ जगह पे आप नाम चेंज करना है तो वो भी करके आपको दे देगा। ये काम भी अब पॉसिबल हो गया है। और फिर जो अगला काम, क्योंकि टाइम कम है, मैं अब इसको थोड़ा सा ना जल्दी वाइंड अप करूँगा। AI में प्रोजेक्ट के नाम से भी एक ऑप्शन मौजूद है। जितने भी हमारे LLM है उसमें प्रोजेक्ट्स के नाम से भी एक जगह आ रही होती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, चले बंद हो गया। प्रोजेक्ट क्या चीज़ है? प्रोजेक्ट है जी कि आप किसी खास किस्म का एक काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप अपनी एक प्रोजेक्ट को ले आते हैं। ये जी हमारे प्रोजेक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट्स है। मैं एक न्यू प्रोजेक्ट पे आता हूँ। ये ChatGPT का इसी तरह क्लाउड का भी है। क्लाउड में ज़रा समझना आसान है। ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जी। मैं अब इसको प्रोजेक्ट में जाकर, अच्छा ChatGPT और क्लाउड में थोड़ा सा फ़र्क है, मैं बता देता हूँ। ChatGPT आपकी हर बात को याद रखता है, मेमोराइज करता है, क्लाउड नहीं करता। आपने अगर कल क्या पूछा था उसको क्लाउड को नहीं पता कि पिछले चैट में आपने क्या पूछा है। ChatGPT क्या करेगा, वो आपने अगर महीना पहले भी कोई बात उसे पूछी थी ना, आज जो बात पूछी उसको लिंक कर देगा आपस में जी कि आप उस कॉन्टेक्स्ट से पूछ रहे होंगे क्योंकि आपने बात की है और ऐसे मिलती जुलती है, तो मैं उस हवाले से भी आपको जवाब दे रहा हूँ। बंदा कहता है कि नहीं यार अब तो वो बात भी ख़त्म हो गई है, प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो गया, कोई इंसान बन आगे चल। तो इस मामले में क्लाउड, सर प्राइवेसी वो आपके इस्तेमाल में ही रहेगी ना, आपकी इस बात है। अगर आप अपना ChatGPT दूसरे लोगों को देंगे तो और बात है। आप हिस्ट्री अगर मौजूद है, क्लाउड में हिस्ट्री मौजूद है आपकी।
चैट जीपीटी में भी हिस्ट्री मौजूद है रजिस्टर्ड जो अकाउंट उसका होगा या अनरजिस्टर्ड का भी हो जाएगा? सर, दोनों का है। अच्छा, अब अगर मैंने एक कंप्यूटर है ऑफिस में, वही काम मैं घर पे जाके करता सर लॉगिन किया ना आपने, लॉगिन सेम है। ये ऐसे ही कैसे जीमेल है आपका, आपका अकाउंट होगा जो वही आप जीमेल अपने घर खोलेंगे तो वही आपको ईमेल नज़र आएंगी तो घर आपके जीमेल में है। ये इसी तरह यार, ये लॉगिन करना पड़ता है आपको। तो प्रोजेक्ट में क्या है कि प्रोजेक्ट में जब आप उसको एक इनकम टैक्स का प्रोजेक्ट बना लें जिसमें एक सेक्शन 122 की आपने अपीलें रखनी है, 121 का प्रोजेक्ट अलग बना लें जिसमें आपने 121 की अपीलें रखनी है, ताकि जो एक दफ़ा अब आपके पास एक अपील आई है जो एक सेक्शन 122 की ट्रिब्यूनल में करनी है आपने, तो अब आपने उसको इंस्ट्रक्शन देनी है, तो आपको बजाय कि नए सिरे से तमाम की तमाम फॉर्म लिखने की, आप उस प्रोजेक्ट में जाएंगे, उस प्रोजेक्ट में सेक्शन 122 को ओपन करेंगे। 122 में ऑलरेडी आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। इंस्ट्रक्शन क्या दी हुई है कि जी कि यहाँ पर जो उसके रेलिवेंट केस ला हैं वो आप इधर डाल देंगे नए प्रोजेक्ट में। जब आप आते हैं न्यू प्रोजेक्ट में करता हूँ सेक्शन 122, ये कहता है डिस्क्राइब करें अपना प्रोजेक्ट। मैं इसे डिस्क्राइब करूँगा जी कि इट ऐसा इनकम टैक्स का सेशन है जिस पर हमने अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट होती है। हियर वी वुड फाइल अपील्स बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। आप इधर क्या चैट है, ये इंडिविजुअल चैट है, आपस की जो इंडिविजुअल चैट है क्लाउड में एक दूसरे से रब्ता नहीं करती, इन आपस में लिंक नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी मेमोरी में जाकर आपको इंस्ट्रक्शन देनी होगी कि इंस्ट्रक्शन क्या देनी है आपने कि यू आर ए सीनियर टैक्स कंसल्टेंट, यू आर असिस्टेंट ऑफ ए सीनियर टैक्स कंसल्टेंट, माई नेम इज़ अतीकुर रहमान हाशमी और मैं आई एम फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट हाई कोर्ट। ये सारी इंस्ट्रक्शन आपने उसको बतानी है ताकि उसकी मेमोरी में महफूज हो जाए। इसके बाद जितनी भी चैट्स होंगी वो उसके मुताबिक चलेंगी। फिर आपने अपना स्टाइल बताना कि आपका स्टाइल कैसा है, आप ग्राउंड कैसे लिखते हैं। वो ग्राउंड अपनी मर्ज़ी से लिखे, आप कहते हैं कि जी के ग्राउंड कैसे लिखे। अब हम क्या लिखते हैं कि डी लंदन CIRP हैज़ अर्ड इन लॉ, तो ये हमारा बेसिकली एक स्टाइल है। दी लंदन CIRP इज़ अर्ड इन लॉ, तो मैं उसे कहूँगा जी कि ये मेरा जितने भी ग्राउंड्स हैं, अगर जहाँ पे ज़रूरत किसी और फ़िक्रे की नहीं है तो इसके मुताबिक शुरू करें, अदरवाइज़ तो वो ग्राउंड को ग्राउंड नहीं समझता, कहानी बना देता है। फिर आप इसे बताएंगे मेरी ग्राउंड सेक्शन रूल इतना है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल का प्रिसाइज होनी चाहिए। फिर इधर ही आपने बताना इस सेक्शन में जी कि केस ला कोई फालतू नहीं देना, हाई प्रॉम्प्ट नहीं डालना। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ अगर तो आप प्रोजेक्ट में जा रहे हैं तो प्रोजेक्ट की इंस्ट्रक्शन में जाके डालना है। अब इस प्रोजेक्ट की इंस्ट्रक्शन में सारी बातें होंगी तो फिर आपको हर प्रॉम्प्ट में जाकर डालना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ हम क्या गलती करते हैं, हम हर दफ़ा जब न्यू प्रॉम्प्ट खोलते हैं, प्रोजेक्ट नहीं बनाते, तो वो हर दफ़ा फिर हमें ये इंस्ट्रक्शन दोबारा देनी पड़ती हैं और इसके लिए हमें टाइम ज़ाया होता है कि 2, 4, 5 मिनट आपको हर दफ़ा ये बातें जो लिखनी है कि मेरा सिंटैक्स ऐसे होगा, लंदन CIRP लिखना है, प्रिसाइज होना चाहिए, लंबी वेरीफाइएबल होना चाहिए, क्रॉस वेरीफाई करना है आपने, कोई रेफरेंस नहीं देना। मैं जो आपको केस ला दूंगा उसी केस ला में रह के चलना है, जो मैं फैक्स दूंगा उसी फैक्स में, ये सारी इंस्ट्रक्शन आपने आप पे उसको लिख के दे देनी है सारी। उसको लिख के दे देने का क्या फ़ायदा होगा कि अब आपके पास जो इंपॉर्टेंट अपील्स के ग्राउंड्स हैं, जैसे सेक्शन 122 पे रेफरेंस इन्फॉर्मेशन पे आपके कुछ ग्राउंड्स बने हुए हैं, वो आप इधर वो ग्राउंड्स को भी डाल देंगे कि ये मेरे इंपॉर्टेंस ग्राउंड्स हैं जहाँ पे रेलिवेंट, जब मैं आपको ऐसा ऑर्डर दूंगा जो सेक्शन 122 का इससे रेलिवेंट होगा तो मेरा ये ग्राउंड उठा लेना जिस पर मैंने अपने केस ला रेफ़र किए हुए हैं। तो इस तरह आपने फिर नीचे फाइल्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने जाकर अपने जितने भी इंपॉर्टेंट केस लाज हैं, जैसे SCMR 700 है 2024 मिलिट ट्रैक्टर, इसी तरह लियाकत अली का केस है 2023 SCMR 534, इसी तरह
1993 SCMR 1232 है, सेंट्रल इंश्योरेंस, जो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है। सबसे पहला ही केस यही था कि जो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के ऊपर था कि जिसने डेफिनेट इन्फॉर्मेशन को बताया था कि होती क्या है इन्फॉर्मेशन और डेफिनेट में क्या फ़र्क है। तो ये केस रख दें। जब भी आप ये प्रॉम्प्ट जो होगा, ये जो मैं इधर सर्च, इधर मैं जो कुछ लिखूँगा वो पिछले प्रॉम्प्ट से कंसर्न नहीं होगा उसको। हाँ, लेकिन नीचे जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है मेमोरी, मेरे से लिखा है कि मेमोरी है, ये मेमोरी के साथ ज़रूर कम्युनिकेट करेगा। जब मेमोरी से कम्युनिकेट करेगा तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब टॉपिक पे आते हैं। कॉन्टेस्ट विंडो क्या होगी? जैसे हमने कहा टोकन होते हैं 128, 256 इस तरह के, उसकी एक कैपेसिटी है LLM मॉड्यूल की। इसी तरह कॉन्टेस्ट है जी कि वो क्या कितने सफ़ों को, कितनी किताब के कितने मटेरियल को सपोर्ट कर सकता है। एक जो प्रॉम्प्ट के साथ आपने जो उसके कम्युनिकेशन करनी है, चैट है हमारी, उस चैट की भी लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन जैसे ही आप बाहर जाएंगे वो आपको इनकार नहीं करेगा कि अरे मेरी लिमिटेशन से बाहर हो गया, क्लाउड कर देगा। क्लाउड कहता जी कि मेरे पास सिर्फ आपने 11 फाइलें अपलोड करनी है। चैट GPT पर 50 भी कर देंगे, वो कहेगा कि ठीक है जी। जो आप ऐसा आएगा कैसे कि आप देखेंगे जी यार ये तो ना ही देता तो बेहतर था। तो चैट GPT छोटे टास्क के लिए बेहतरीन है। अच्छा, फिर इसको अगर आपका बड़ा काम भी है और आपके पास चैट GPT है तो आपने छोटे छोटे मॉड्यूल बना के उसको बताना है कि भाई पहला मॉड्यूल मेरा ये है, दूसरा इसे मुझे मॉड्यूल में डिवाइड कर दो। पहले आपने एक मॉड्यूल को डेवलप करना है, फिर दूसरे मॉड्यूल को डेवलप करना है, फिर तीसरे को करना है। जब आप सारे मॉड्यूल्स को डेवलप कर देंगे तो फिर आप उसको एक अच्छा आंसर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके 10 मॉड्यूल हैं और 10 मॉड्यूल को आप इकट्ठा कह दें कि मुझे इस पर अच्छी रिसर्च करके दे दो, तो वो फिर आपको रिसर्च घुमा के देगा, उसमें गलतियाँ होंगी, मिस्टेक्स होंगी, और फिर वही होगा क्लीन हैंड वाला काम हो जाएगा। फिर इसका टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर है जी कि आप प्रॉम्प्ट को टेम्परेचर बताते हैं जी कि हाई और लो। ये सबसे अहम चीज़ है हमारे प्रॉम्प्ट की। लो टेम्परेचर जो होगा गिव्स मोर फोकस एंड कंजर्वेटिव आंसर्स। आप उसे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, बांध देंगे जी कि ये काम आपने नहीं करना, तो वो आपका जो आंसर होगा मोर फोकस होगा। अगर आप उसे ओपन वर्ल्ड दुनिया में भेज देंगे तो फिर वो कुछ भी कहीं भी होकर घूम फिर के आपको आकर जवाब दे देगा। और इसी तरह हाई जो टेम्परेचर है गिव्स मोर क्रिएटिव एंड वेरिड आंसर्स। क्रिएटिव है जी, वो क्रिएटिविटी की तरफ चला जाता है, वो कुछ भी सोच सकता है। फिर आप उसे क्या गाना बना दें, वो कोई भी गाना बना सकता है। लेकिन आप अगर उसे तू भी स्पेसिफिक कर देंगे जी मुझे नहीं सिर्फ 4 धुनों मेरे गाना बना के देना, तो उससे वो 4 धुनों में ही रहकर म्यूज़िक बनाएगा। इसमें ये प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है गिव अ प्रिसाइज कंजर्वेटिव लीगल आंसर, डू नॉट स्पेकुलेट। ये मैंने रोक दिया इसको, मैं लॉ की तरफ चला गया हूँ कि स्पेकुलेट नहीं करना। अब उसे मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी है, अब उसके लिए वो हाथ बांध दिए मैंने। जैसे बच्चा नहीं होता, जैसे आप हाथ बांध देते हैं, ऐसे ही उसका हाथ बांध दिया है कि शरारत नहीं करनी है। अब डो नॉट इन्वेंट केस लॉ, मार्क अनसर्टन पॉइंट्स फॉर वेरिफिकेशन। वाई LLM हेलुसिनेट। ये हमने बार बार बात कर लिया कि जी हेलुसिनेट क्यों करता है। वो उसके इनहेरिटेड ये प्रॉब्लम है कि उसे जो मटेरियल मिला है उसमें गलतियाँ हैं, जो उसे डाटा दिया गया उसमें मिस्टेक है। जहाँ डाटे में मिस्टेक होगी, जहाँ पे लिंक्डइन की एक प्रोफाइल है, उसने लिंक्डइन का प्रोफाइल से डाटा उठा लिया है तो वही गलत है, तो उसको ट्रेनिंग का डाटा ही गलत मिल गया है। अब अगर अतीकुर रहमान आसमी साहब हैं, पढ़ाते हैं, स्कैंस में इन्होंने बड़ा अच्छा पढ़ाया है, तो टीचर ही अगर कोई गलत वहाँ पे इन्होंने हायर कर लिया है, अब वो बच्चों को अगर गलत ट्रेन कर रहा है तो जो प्रोडक्ट होगी वो भी गलत ही निकलेगी। तो इसी तरह डाटा जो है ना, वो इस वक्त दुनिया में अगर कहा जाता था जी कि ऑयल और गोल्ड मोस्ट प्रीशियस थिंग्स हैं, तो इस वक्त आपका जो डाटा है वो उससे ऊपर चला गया है। आपकी जो बिग कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो आप डाटे की लड़ाई कर रही हैं। जिसके पास ज़्यादा डाटा है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो ज़्यादा कमा रहा है, ज़्यादा मार्केटेबल है। कोक, पेप्सी अब इन कंजर्वेटिव लड़ाई से निकल गए हैं। जैसे हमारी पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हुई है
तो हमने अब फौजी नहीं भेजे, 300 किलोमीटर दूर से जहाज़ों ने बम मारे हैं और एक दूसरे को तबाही करके आ गए हैं। अब रेल लड़ाइयाँ हो गई हैं, ईरान, इसराइल, अमेरिका के लड़ रहे हैं, तो वो रहीं से 3000 किलोमीटर के मिसाइल मार रहे हैं और वो लड़के आ रहे हैं। अब हमारी दुनिया में भी अब ऐसे ही ये काम हो रहे हैं कि जी हमने डाटे को, जितना हमारा डाटा अच्छा होगा, प्रिडिक्शन में होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग डाटा होगा उतना ही हमारा जो आंसर होगा प्रिडिक्शन का वो अच्छा होगा। जितना डाटा हमारा गलत होगा उसमें एरर होंगे। तो कंप्यूटर में भी स्टैट का जब फार्मूला लगाना है, ये ऐसे ही रियल टाइम एग्जांपल ले लें। किसी बच्चे को कहा आपने कि यार चौक सोना के चले जाओ, जितने कस्टमर आपके रे सोना का ही सोना हलवा खरीद रहे हैं, इसे इंटरव्यू करो और उनका क्वेश्चन आर बनाओ, एक हमें ला के दो, टास्क मिलकर यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब वो अगर वो क्वेश्चन ही गलत है रहा, उसका आंसर फीड करते हुए उसने गलतियाँ कर ली हैं, तो फिर वो जो रिपोर्ट बनेगी उसके ऊपर वो भी गलत होगी। और ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब प्रैक्टिकल टैक्स लॉ की एग्जांपल है। अब मैं उसे कहता हूँ प्रॉम्प्ट गिव मी केस लॉ ऑन रिकवरी अंडर टैक्स लॉ। ये नहीं मैंने कहना, मैंने उसको उसका स्कोप बताना है पहले कि आई एम प्रिपेयरिंग अ रिप्लाई अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 138 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, एक्सप्लेन द लीगल ऑब्जेक्शंस दैट मे अराइज, डू नॉट गिव केस नेम्स अनलेस वेरीफाइड, मार्क एनी केस लॉ पॉइंट एज टू बी वेरीफाइड फ्रॉम ओरिजिनल जजमेंट। और जो ओरिजिनल जजमेंट से केस लॉ वेरीफाई हो गए हैं तो उनको मार्क करे जी कि वेरीफाइड हो गए हैं। और इससे भी बेहतर प्रॉम्प्ट बनेगा जी कि बिलो इज़ द टेक्स्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। मैंने खुद उसको जजमेंट का टेक्स्ट दे दिया है। समराइज द प्रिंसिपल रेलिवेंट टू कोर्सिव रिकवरी रूज ओनली दिस जजमेंट। और एक कमांड जब आपको आएगी जब आपने पाकिस्तान LNG का हमारा लेक्चर लिया होगा। हमने सिंगरेला बारबेक्यू में वैसे साथ भट्ट साहब से पाकिस्तान LNG में हमारे मेंबर ऑनरेबल मेंबर इमाम अकरम साहब की मौजूदगी में दिया था। तो अरे अब कमांड आपने लेनी है तो फिर आपको केस लॉ का लेटेस्ट केस लॉ आपने पढ़े हो। हमारा MTBA विजडम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान को टक्कर दे रहा है। जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे MTBA विजडम में है पूरे पाकिस्तान के किसी दूसरे ग्रुप में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आपको श्योरिटी से बात कर रहा हूँ, आप मुख्तलिफ ग्रुप्स का हिस्सा होंगे। जितनी आपको डेफिनेट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमारे MTBA विजडम में आपको केस लॉ के मतलब मिलती है, लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में मिलती हैं। अगर ये आप पढ़ना शुरू कर दें तो भी आप पाकिस्तान LNG वहाँ पढ़ चुके होंगे। लेकिन आप पाकिस्तान LNG का मैं नाम ले रहा हूँ, हमने इस पर लेक्चर भी रखा है, यूट्यूब पे वीडियो भी मौजूद है। पाकिस्तान का मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे आ जाए तो वहाँ पे लफ्ज़ इफ़, नो, रेस, वाई, हाउ ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर फिर बाइंडिंग है जी कि हर बंदे ने उसको अमल करना है। तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जजमेंट आ गई है पाकिस्तान LNG सेक्शन 138, 137, 140 के ऊपर, और उसको स्लम किया गया है FBR को कि आप ये कोर्सिव मेजर गलत कर रहे हैं। तो उसको अगर हम अडॉप्ट ना करें और उसको हवाला ना दें प्रॉम्प्ट में तो फिर हमारी मिस्टेक है, चाहे GPT की मिस्टेक नहीं होगी। फिर सबसे अहम चीज़ है मार्कडाउन। अरे मैं कोशिश करूँगा 2-4 मिनट में इसको ख़त्म करें।